गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। बच्चों मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं वीडियो अपलोड करने में मैंने काफ़ी देरी कर दी। बच्चों बीच में कोई दिक्कत आ गई थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब से मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जर्नल एंट्री का टॉपिक है। बच्चों ये जो चैप्टर है, मैं इसको स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। मतलब इस चैप्टर का अकाउंट्स में क्या इम्पोर्टेंस है। आम भाषा में कहूँ बच्चों, जिस बच्चे ने जर्नल एंट्री का टॉपिक ढंग से समझ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, लगा लो उसने अकाउंट का 50 से 55% अकाउंट को सोल्व कर लिया। तो एक अकेला चैप्टर आपको अकाउंट का 50 से 55% का सोल्व करके दिखा रहा है। तो इस चैप्टर को क्यों ना इतना अच्छी तरीके से किया जाए। इसलिए बच्चों मेरा आपसे यही मत है कि आप जो जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे इसको ढंग से पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, बिना देरी किए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों का वर्गीकरण कह लो या खातों के कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। मेनली बच्चों अकाउंट्स को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इन पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो इन पर्सनल के सब पार्ट है, एक रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप इस चीज में पजल मत होना कि जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है लेकिन यहाँ पे A/C लिखा है, तो अकाउंट्स का ही शॉर्ट फॉर्म A/C है। ठीक है बच्चों। अकाउंट को ही शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, A/C। मतलब अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट में A/C लिखोगे तो इससे टीचर या कोई अकाउंटेंट ये समझ पाएगा कि आप इसको अकाउंट लिखना चाहते हो। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब समझते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है और रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। ये वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाए, वे कौन से खाते कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, या पर्सनल अकाउंट भी आप इसको कह सकते हो। व्यक्तिगत खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों इसका रूल क्या है, रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर रिसीवर हो तो डेबिट कर दो और गिवर हो तो क्रेडिट कर दो। तो जैसे बच्चों अकाउंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, A/C लिखा जाता है ना, उसी तरह डेबिट को शॉर्ट में DR. लिखा जाता है। अब बच्चों ये DR. आप डॉक्टर वाला मत समझना, क्योंकि हम डॉक्टर में भी तो DR. लगाते हैं। ये अकाउंट की भाषा में इसको DR. कहे तो इसको डेबिट कर दें। ठीक है। उसी तरह क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, CR. ठीक है बच्चों। तो मेनली पर्सनल अकाउंट हमने ये समझ लिया कि यदि किसी फर्म, व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम से खाते खोले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसकी जरूरत जो बच्चों पर्सनल अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है, जब हम किसी को उधार में ट्रांजेक्शन करें, मतलब उधार सेल परचेज या किसी से उधार पैसे ले या किसी को उधार पे पैसे दे। ठीक है। तो कुल मिला के जब हम उधार वाली ट्रांजेक्शन होगी वो तब हमें क्या देखना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपने राम को माल नगद बेचा, तो राम को माल बेचोगे तो राम रिसीवर होगा कि गिवर, तो रिसीवर होगा, तो राम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसी तरह मान लो आपने सोहन से उधार माल खरीदा, अब सोहन से माल उधार खरीदोगे तो खातों में लिखोगे ना, तो सोहन क्या कराएगा, वो गिवर कराएगा, तब हम सोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ गया है। मतलब रिसीवर हो तो डेबिट कर दो और गिवर हो तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब चलो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, देखो वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से नहीं खोले जाते वे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है। इन पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है। और इन पर्सनल के सब पार्ट है क्या, जैसे पहला क्या है, रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक खाता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये जो काम करेगा ना, ये आपके एसेट्स पे वर्क करेगा। रियल अकाउंट किस पे वर्क करेगा, आपको एसेट्स पे वर्क करेगा। जैसे वे सब वस्तुएं, संपत्ति जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सके और जो व्यवसाय की संपत्ति है, उन्हें खाते को क्या कहते हैं, वास्तविक खाता कहा जाता है। मतलब ऐसी कोई भी एसेट्स
ऐसी कोई भी वस्तु जिसको आप मुद्रा के रूप में मापा जा सकते, मतलब उसकी वैल्यू लगाई जा सके, तो ऐसी एसेट्स क्या होगी, रियल अकाउंट के अंदर आती है। अब इसका क्या रूल है बच्चों, इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब यदि एसेट्स बिजनेस में कम्स इन हो तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, यदि एसेट बिजनेस से क्या हो, गोज आउट हो, तब उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदोगे तो क्या आएगा, फर्नीचर बिजनेस में कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा, तो आपको भैया फर्नीचर खरीदेंगे तो बिजनेस में आएगा ही ना, आएगा तो कम्स इन होगा, तब हम फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसी तरह लगा लो आप कोई चीज बेच लो, लगा लो हमने क्या किया, मशीन बेची थी, तो मशीन बेचोगे तो मशीन बिजनेस से गोज आउट होगा कि कम्स इन होगा, तो भाई मशीन बिजनेस से गोज आउट होगा, तो गोज आउट होगा तब हम मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ ना, इसको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेना कि पर्सनल का ये रूल है, रियल का ये रूल है, और आगे जो नॉमिनल का बताऊंगा उसका भी रूल आप लिख लेना, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके मतलब इसको घोल के पी जाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको एकदम मतलब ध्यान से आपका याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, भाई व्यवसाय की आय और व्यय से संबंधित सभी खाते नाम मात्र के खाते में आते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब जो पर्सनल अकाउंट में नहीं आएंगे, जो रियल अकाउंट में नहीं आएंगे, वो बच के वो सारे कहाँ पे आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। मतलब खर्चा और इनकम, ये जब भी हम जो एंट्री करेंगे उसमें खर्चे और इनकम की बात होगी तो हमें पता लग जाना चाहिए भाई वो कौन से अकाउंट से संबंध रखेगा, वो नॉमिनल अकाउंट से संबंध रखेगा। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेज हो तब तो हम उस खर्चे को डेबिट कर देंगे, और इनकम और गेन हो तब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी वर्कर को सैलरी दी, तो सैलरी दोगे तो आपको इनकम होगा कि लॉस होगा, आपको भैया लॉस होगा या एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, तब हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी तरह मान लो आपको किसी से कमीशन मिला, तो कमीशन मिलेगा तो आपको इनकम होगा कि लॉस होगा, आपको भैया इनकम होगा क्योंकि कमीशन मिला है ना, तब हम उस कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 रूल बताए हैं मैंने, पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल के, ये आपको पहले आप इसको नोट कर लो और इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप कुछ एक पॉइंट को हम ध्यान में दे देते हैं। सबसे पहला ओनर और प्रोप्राइटर। बच्चों जैसे कि आप जानते ही होंगे ओनर और प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, बिजनेस का मालिक, ठीक है बच्चों। आओ एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का मालिक कौन है, एक्स है। अब मान लो एक्स अपनी बुक में, मान लो उसने किसी सोहन को उधार माल बेचा, तो अपनी बुक में ऐसे लिखे, एक्स को सोहन से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। उसी तरह मान लो इसने राम को 5,000 रुपए, राम से 5,000 रुपए लेने, तो क्या वो ऐसे लिखेगा, एक्स को राम से 5,000 रुपए लेने हैं, या किसी को देने हैं तो क्या वो ऐसे लिखेगा, एक्स को फलाना बंदे को इतने रुपए देने। तो आप कहोगे नहीं भैया, तो हम कमी कहाँ पे करें, आप कहोगे भैया ये एक्स की ही बुक है और एक्स की ही बुक में आप बार बार एक्स का नाम लिखे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब किसी एक्स बंदे की ही कॉपी है, बुक है, तो उसकी बुक में उसका नाम क्यों लिख रहे हो, बार बार लिखो, सीधा ऐसे लिखो ना, भाई सोहन से इतने रुपए लेने हैं, राम को इतने रुपए देने हैं, फलाना बंदे से इतने रुपए लेने हैं, उस बंदे को इतने देने, डायरेक्ट दूसरे पर्सन का क्यों ना नाम लिखा जाए। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि हम किसी बिजनेस का अगर मान लो अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस बिजनेस का ओनर का हम बार बार उसी की बुक में उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हम क्या करेगा, यदि ओनर कोई भी चीज बिजनेस में लेके आता है तो उसकी नाम की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। यदि ओनर बिजनेस से कोई भी चीज लेके जाता है तो उसके नाम की जगह क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। वैसे कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही कौन से अकाउंट से संबंध रखते हैं, पर्सनल अकाउंट से संबंध रखते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी हम अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते, इसलिए मालिक कोई भी चीज लेके आएगा हम वहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, और बिजनेस से कोई भी चीज लेके जाएगा वहाँ पे हम ड्राइंग वर्ड को लिख देंगे, ठीक है बच्चों।
आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, नहीं होगा तो एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, गुड्स है। देखो बच्चों, जो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक गुड्स होती है, दूसरा नॉन गुड्स होती है, ठीक है। अब आप समझते हैं गुड्स कौन सा होता है, नॉन गुड्स कौन सा होता है। जैसे मान लो बच्चों हमारा लकड़ियों का बिजनेस है, तो हम लकड़ियों को खरीदे या बेचे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो हमारा लकड़ी का ही बिजनेस है, लेकिन हम जैसे कोई मशीन खरीद ले, ठीक है, या कोई मशीन बेचे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे के लिए एसेट्स तो है ही, लेकिन नॉन गुड्स आइटम कहलाएंगे। नॉन गुड्स आइटम मतलब बच्चों जिसका हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा तो बिजनेस लकड़ियों का है, तो अगर यदि हम लकड़ी को खरीदे तो परचेज नाम से ही लिखा जाएगा, यदि तुम लकड़ियों को बेचोगे तो सेल नाम से लिखा जाएगा। मतलब जिस चीज का व्यापार है ना बच्चों, यदि उसको हम खरीदे बेचेंगे तो परचेज और सेल नाम से लिखा जाएगा, लेकिन जिस चीज का व्यापार नहीं है उससे अदर कोई एसेट्स को तुम बेचोगे या खरीदोगे तो हम उसको उसी नाम से ही लिखेंगे। जैसे खरीदोगे भी तो उसी नाम से लिखोगे और बेचोगे भी तो उसी नाम से लिखा जाएगा। जैसे मैं कह लूं हमने क्या खरीदी है, एक प्लांट खरीदा है, हमने क्या खरीदा, एक प्लांट खरीदा है, तो प्लांट क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, लेकिन क्या वो गुड्स है, वो कौन से में आएगा, गुड्स में आएगा कि नॉन गुड्स में आएगा। तो कहोगे भैया हमने लकड़ी थोड़ी ना खरीदी है, क्योंकि हमारा तो बिजनेस लकड़ी का है, तो वो नॉन गुड्स आइटम कहलाएंगे। तो नॉन गुड्स आइटम को परचेज करो तो भी उसी नाम से, मतलब खरीदोगे तो प्लांट के ही नाम से दिखाओगे और बेचोगे भी तो भी प्लांट के ही नाम से लिखोगे। लेकिन यदि हमने इसकी जगह कोई फर्नीचर खरीदा होता तो फर्नीचर तो हमारे लिए क्या है, गुड्स है, तो गुड्स को खरीदोगे तो परचेज नाम से ही लिखा जाएगा, और यदि गुड्स को बेचोगे भी तो भी हम सेल नाम से ही लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो समझ में अंतर, आप इस दोनों में अंतर समझ गए भाई, गुड्स में और नॉन गुड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, वो आपने रूल अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं भाई, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन। भाई सियाराम एंड सन की हमें क्या करनी है भाई, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करके दिखाइए। मतलब सियाराम एंड सन क्या है, इस बिजनेस का मालिक है। तो आओ समझते हैं जर्नल एंट्री का परफॉर्मा हमें कैसे बनाना होगा। देखो बच्चों, ये है हमारा जर्नल एंट्री का परफॉर्मा। सबसे ऊपर हम मेंशन करेंगे क्या, जर्नल एंट्री ऑफ। अब किसका, मतलब किस बिजनेस का बना रहे हो, उस बिजनेस का मालिक या कंपनी का नाम क्या है। तो भाई हमने जो पढ़ा था उस कंपनी उसके मालिक का क्या नाम है, सियाराम एंड सन, ठीक है। अब जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाने के लिए सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, फिर लेजर फॉल्यू का आएगा, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट का कॉलम आएगा, ठीक है। अब जो बच्चों हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी, जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी उसमें हमने क्या किया था भाई, 1 जनवरी 2020 को सियाराम एंड सन ने बिजनेस स्टार्ट किया था विद कैश। भाई कैश के साथ बिजनेस को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन होगी, तो भाई बिजनेस में एक तो कैश आएगा, बिजनेस में क्या आएगा, एक तो कैश आएगा, और दूसरा लाने वाला कौन है भाई, सियाराम एंड सन, सियाराम एंड सन है, ठीक है। कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, और एसेट्स कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, रियल अकाउंट से संबंध रखता है। और रियल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमें जो क्वेश्चन करना है ना बच्चों, वो बिजनेस के नजरिए से करना है। तो बताओ बिजनेस में मालिक पैसे लेके आया है, तो बिजनेस में कैश कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा, तो कम्स इन होगा। तो कम्स इन होगा तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल अकाउंट का यही तो फॉर्मूला है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब कम्स इन हो तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो हमें कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। अब दूसरा लाने वाला कौन है, तो भाई सियाराम एंड सन है, और सियाराम एंड सन किसी पर्सन का नाम है, और नाम आते ही हमें पता लग जाना चाहिए भाई कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, पर्सनल अकाउंट से संबंध रखता है। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताया था मैंने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बताओ सियाराम एंड सन बिजनेस में पैसे लेके आया है, तो बिजनेस की नजर से सियाराम एंड सन रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, तो भाई बिजनेस की नजर से देखा जाए तो सियाराम एंड सन क्या हुआ, गिवर हुआ। तो गिवर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करें। बस बच्चों मैंने एक बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था जर्नल एंट्री को स्टार्ट करवाने से पहले, क्या भाई ओनर बिजनेस में कोई भी चीज लेके आए तो उसको किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल के नाम से, और बिजनेस में से कोई भी चीज लेके जाए तो वहां पे ड्राइंग नाम लिखा जाएगा। तो ये बिजनेस में लेके आए तो हम उसकी नाम की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। मतलब हम क्रेडिट सियाराम एंड सन को ना करके हम वहां पे कैपिटल लिखेंगे,
ठीक है, कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाएगा। चलो हमें पता लग गया भाई कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है, बस हमें इस फॉर्मेट में पोस्टिंग कर देनी है। तो भाई ट्रांजेक्शन कब की है, सबसे पहले डेट मेंशन करो भाई 1 जनवरी की है, 1 जनवरी। आज साल कौन सा है, 2020। तो कैश आया है तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट में किसको करना है, कैपिटल अकाउंट को, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, जैसे हमने डेबिट करना होता था तो हम उसके आगे डेबिट मेंशन कर देते थे, भाई हमने कैश को क्या किया डेबिट, लेकिन हमें कैपिटल को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखा, हमने इसके आगे टू लिख दिया। तो अगर आप टू लिखोगे ना तो हम जो भी मान लो टीचर है या अकाउंटेंट है आपका, वो समझ पाएगा कि आप कैपिटल को क्या कहना चाहते हैं, भाई हम कैपिटल को क्रेडिट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैंने चैप्टर करवाया था उसमें बच्चों एक ट्रांजेक्शन का कॉलम आता था, याद है ना बच्चों, ट्रांजेक्शन का कॉलम, वही ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री में उसको नरेशन नाम दिया जाता है। तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन लिखते थे यहाँ पे आप वो नरेशन लिख दो। तो भाई क्या किया है हमने किया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों जो ये नरेशन होता है ना बच्चों, ये इसमें वैसे वो चीज लिखनी चाहिए जो इस एंट्री से मिलती जुलती है। मतलब आप इस एंट्री में क्या कहना चाहते हो, भाई हम ये कहना चाहते हैं भाई बिजनेस स्टार्ट किया वो भी कैश से, और वो भी कितने रुपए, 50,000 रुपए लिखा है। तो देखो जो आपने कैश को डेबिट किया है उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख देना भाई 50,000 रुपए में, और कैपिटल को क्रेडिट किया तो इसके क्रेडिट कॉलम में लिख देना 50,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, तो भाई सेकंड ट्रांजेक्शन 2 जनवरी को हुई है। क्या हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश, भाई हमने नगद माल खरीदा है। अब वो भी कितने का, 20,000 रुपए का खरीदा है। तो जब नगद माल खरीदने जाओगे बच्चों, जब हम नगद माल खरीदे जाएंगे तो क्या हुआ, एक तो कैश देना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास गुड्स आ जाएगा, यही ऐसे ही तो होता है बच्चों। अब बच्चों जो ये गुड्स है ना, इसको अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से इसको माना है। कई विद्वान इसको नॉमिनल अकाउंट से डिनोट करते हैं और कई विद्वान इसको रियल अकाउंट से डिनोट करते हैं। मतलब इस पे ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं पास की, भाई इसको माना तो क्या जाए। कई इसको खर्चा इनकम मानते हैं, तो खर्चा इनकम मानेंगे तो नॉमिनल अकाउंट से आ जाएगा, और कई इसे एसेट जैसा डिनोट करते हैं, एसेट जैसा ही मानते हैं तो इसको रियल अकाउंट से, तब ये रियल अकाउंट से आ जाएगा। तो मैं भी बच्चों इसको एसेट से मान के चलूंगा, मैं भी गुड्स को क्या मानूंगा, एसेट से मान के चलूंगा। क्योंकि देखो गुड्स हम खरीदे या बेचे, हमारे लिए खर्चा थोड़ी ना होगा, ठीक है, लेकिन बेचते तो इनकम से, देखो ये सेल की वजह से इसको क्या माना जाता है, इनकम से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करें भाई, बिजनेस में हम कैश, भाई हमने नगद माल खरीदा है, तो नगद माल खरीदोगे तो कैश बिजनेस से क्या होगा, गोज आउट होगा, तो गोज आउट होगा तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आए बच्चों, कैश और गुड्स दोनों ही हमारे लिए एसेट्स होता है और दोनों ही रियल अकाउंट से संबंध रखते हैं, और दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है क्या, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो भाई नगद माल खरीदोगे तो कैश क्या होगा, कैश तो गोज आउट ही होगा ना। अब जो गोज आउट होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और गुड्स क्या होगा, कम्स इन होगा, तो गुड्स कम्स इन होगा तो गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन मैंने बताया था गुड्स को खरीदोगे तो किस नाम से लिखोगे, परचेजेज नाम से लिखा जाएगा। दो टाइप की हमारी एसेट्स होती है ना, गुड्स और नॉन गुड्स। तो मैंने कहा था गुड्स को खरीदोगे तो परचेज नाम से और बेचोगे तो सेल नाम से लिखा जाएगा। तो हमने खरीदा है तो गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज नाम से लिखा जाएगा। अब हमें पता लग गया परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, बस वही हमें पुट इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कर देना है। भाई 2 जनवरी साल 2020 है ना, तो तुम्हें बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या एंट्री बनी भाई, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और नगद खरीदा है तो कैश क्या होगा, गो जाओ तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो भी कितने रुपए का भाई, 20,000 रुपए का। तो अमाउंट डेबिट वाला डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नरेशन लिख देना। नरेशन मतलब आप इस एंट्री से क्या बताना चाहते हैं, भाई हमने गुड्स खरीदा है, वो भी नगद खरीदा है, तो यहाँ पे लिख दोगे परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है बच्चों, भाई 4 जनवरी को हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। भाई हमने सुभाष से माल खरीदा, कितने रुपए का, 12,000 रुपए का माल खरीदा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि भाई हमने जो सुभाष से माल खरीदा है वो नगद खरीदा है कि उधार खरीदा है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे हमने 2 जनवरी को जो हमने माल खरीदा, यहाँ पे साफ साफ बता दिया भाई तुमने नगद खरीदा,
लेकिन इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है कि भाई तुमने उधार खरीदा है कि नगद खरीदा है। तो देखो सुभाष का नाम दिया है और कैश शब्द का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, ऐसी ट्रांजेक्शन को उधार मानेंगे। मतलब यदि किसी पर्सन का नाम दिया हो और कैश शब्द का कहीं पे भी जिक्र नहीं, बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा नाम दिया हो और कैश शब्द का जिक्र कहीं ना हुआ तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। तो इसका मतलब जो हमने ये माल खरीदा ना सुभाष से, वो कैसे खरीदा होगा, उधार खरीदा होगा। वो भी कितने रुपए का माल खरीदा है, 12,000 रुपए का माल खरीदा है। तो अब इसको कैसे जनरल एंट्री में पोस्टिंग करेंगे, तो आओ समझते हैं। तो देखो गुड्स खरीदा है, तो एक तो गुड्स क्या होगा, एक तो गुड्स आएगा, और दूसरा किससे खरीदा है, सुभाष से उधार खरीदा है, तो हमें सुभाष का कहीं ना कहीं नाम भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, रियल अकाउंट से। और रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो जब तुम माल खरीदोगे तो बताओ बिजनेस में गुड्स कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा, कम्स इन होगा ना, तो हम गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा खरीदा किससे है, सुभाष से, तो सुभाष किसी पर्सन का नाम है, नाम आते ही पता लग जाना चाहिए भाई कौन से अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम सुभाष क्या है हमारे लिए, भाई सुभाष से हम माल खरीदेंगे तो सुभाष रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, गिवर हुआ ना, तो सुभाष को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस मैंने क्या कहा था, गुड्स को खरीदोगे तो किस नाम से लिखोगे, परचेज नाम से लिखा जाए, परचेजेज लिखना, मतलब परचेजेज को डेबिट करना और सुभाष को क्रेडिट करना। बस हमें पता लग गया, वही हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री में लिख देना है। तो भाई हमने जो ट्रांजेक्शन की है वो 4 जनवरी को की है, डेट यहाँ पे मेंशन कर दो भाई 4 जनवरी। क्या किया है, परचेज किया है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब उधार खरीदा है सुभाष से, तो टू सुभाष। अब वही नरेशन लिख देना भाई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष। ठीक है, नरेशन लिख लोगे ना बच्चों। कितने रुपए का माल खरीदा था भाई, 12,000 रुपए का, तो अमाउंट डेबिट वाला डेबिट कॉलम में एंड क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की है, 5 जनवरी को। हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न टू सुभाष, भाई हमने सुभाष को माल वापस कर दिया। कितने रुपए का माल वापस कर दिया, 4,000 रुपए का हमने माल वापस कर दिया 5 तारीख को, 5 जनवरी को। अब देखो माल वापस करोगे भाई, 5 तारीख को हमने माल वापस किया है, तो जो इसकी एंट्री बनेगी ना, जैसे तुमने माल खरीदा था तब एंट्री क्या की, तो जब हमने सुभाष से माल खरीदा था तब हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष लिखा था। अब जब माल वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तब बस एंट्री को रिवर्स कर देना, मतलब डेबिट वाले को क्रेडिट कर देना और क्रेडिट वाले को डेबिट कर देना। तो क्या एंट्री बनेगी, तब तो भाई हमें सुभाष को डेबिट करना पड़ेगा, सुभाष डेबिट और टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज तो लिखोगे, बस इसके साथ एक शब्द और जोड़ देना है, क्या बच्चों, ये रिटर्न शब्द जोड़ देना है। अच्छा बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, कभी भी किसी पर्सन का नाम आ जाए, कभी भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो उसके आगे अकाउंट आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया और यहाँ पे भी नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद नरेशन लिख लोगे बच्चों। तो भाई कितने रुपए का माल वापस किया, भाई 4,000 रुपए का हमने माल सुभाष को वापस किया है। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है भाई, 7 जनवरी को है। क्या किया है हमने भाई, परचेज फर्नीचर, भाई हमने फर्नीचर खरीदा है फॉर कैश, वो भी नगद खरीदा है। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 6,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। तो बच्चों अब बताओ, हमने जो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर कौन सी एसेट्स में आएगी, मतलब गुड्स में आएगी कि नॉन गुड्स आइटम में आएगी, गुड्स में आएगा कि नॉन गुड्स आइटम में आएगा। तो आप कहोगे भाई फर्नीचर क्या है, भाई नॉन गुड्स आइटम है, क्योंकि अगर गुड्स होता, जैसे हमने यहाँ पे ये वाली यहाँ पे गुड्स खरीदा तो साफ साफ मेंशन कर दिया भाई तुमने गुड्स खरीदा है। क्या यहाँ पे फर्नीचर का आगे कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी गुड्स सब लिखा है, नहीं लिखा ना। तो ये कौन सी आइटम है, नॉन गुड्स आइटम है। और नॉन गुड्स आइटम को खरीदोगे भी तो उसी नाम से और बेचोगे भी तो उसी नाम से लिखा जाएगा। तो भाई हम नगद फर्नीचर खरीदेंगे तो एक तो कहीं ना कहीं फर्नीचर आएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा, और दोनों ही रियल अकाउंट से संबंध है क्योंकि एसेट्स है ना। और जो कम जिन होगा उसको डेबिट कर देंगे और जो गोज आउट होगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर कम जिन हुआ इसलिए डेबिट कर दिया और कैश गोज आउट हुआ इसलिए कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो चलो बस वही हमें जनरल एंट्री में पुट करके दिखाना है। भाई 7 जनवरी है, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 7 जनवरी। क्या किया है, फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फर्नीचर कितने का था? 6,000 रुपये का, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे? नरेशन लिख देना। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कब की है भाई? 10 जनवरी को। क्या किया हमने? पेड कैश टू सुभाष। भाई हमने सुभाष को रुपए दिए, पेड किए, पैसे पेमेंट किए। तो कहीं ना कहीं एक तो सुभाष को डायरी से नाम काटोगे, क्योंकि सुभाष को जब तुम्हें देना होता था पैसे तुमने अपने खाते में लिखा था कि नहीं लिखा था? अब तुम सुभाष को क्या कर रहे हो? कैश पेड कर रहे हो। तो क्या होगा? एक तो कैश चला जाएगा और जिसको दिया उसका भी नाम लिखोगे। ठीक है, तो सुभाष कौन से अकाउंट से संबंध रखता है? पर्सनल अकाउंट। क्या पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब सुभाष को पेमेंट करोगे तो सुभाष रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? तो भाई सुभाष रिसीवर होगा ना, तो इस बार हम सुभाष को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा दिया क्या चीज है? कैश। तो कैश एसेट्स है और एसेट्स क्या होगा? गोज आउट होगा, तो कैश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमें पता लग गया सुभाष को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। बस वही हमें एंट्री जर्नल एंट्री में पुट करके दिखा दो। तो क्या एंट्री बनी भाई? हमने 10 जनवरी को उसको माल वापिस किया था, तो एंट्री बनी थी भाई सुभाष को डेबिट करना है, सुभाष को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, कितने रुपए का हमने माल वापस किया? हमने सॉरी कितने रुपए उसको पेमेंट किए? तो भाई हमने उसको पेमेंट किया है 8,000 रुपीज। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट बच्चों? अब देखो ये क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और किसी का नाम है तो इसलिए मैंने इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कब की है भाई? 16 जनवरी को। क्या किया है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। भाई हमने रवि से माल खरीदा है फॉर कैश, लेकिन नगद खरीदा, वो भी कितने रुपए का? 7,500। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पे नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो क्या अब तुम्हें नाम लिखने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं भैया, क्योंकि हम किसी पर्सन का नाम कब लिखते हैं? जब हम उसको उधार माल बेचते हैं, खरीदते या उधार पैसे, तभी तो यहाँ पे हमने माल तो खरीदा लेकिन नगद खरीदा, तो जब नगद ही खरीद लीजिए तो उसका नाम क्यों लिखेंगे? जैसे आप किसी दुकानदार में दुकान के पास जाओ, दुकान में जाओ, उधार तो मोस्टली कहीं कोई आसपास पड़ोसी से हम क्या करते हैं, कई बार उधार माल भी खरीद लेते हैं। तो आप किसी दुकानदार पे कहीं जो आपका जानकार हो, आपने क्या किया? उससे उधार माल खरीद, तो उधार खरीद के लाते होगे तो वो अपने दराज से क्या निकालता होगा? एक डायरी निकालता होगा और आपका नाम नोट कर लेता होगा कि भाई इस डेट को मैंने इस बंदे को इतने रुपए का माल बेचा है। लेकिन कभी आप नगद खरीद के ला रहे हैं तो क्या वो आपका नाम लिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। वो क्या लिखता? भाई जब नगद ही खरीद लिया, अगले ने पैसे ही पेमेंट कर दी, तो हम उसका नाम क्यों लिखे? वही बात यहाँ पे बच्चे, भाई 16 जनवरी को हमने रवि से जो माल खरीदा है तो है, लेकिन नगद खरीदा है, तो जब नगद खरीदेंगे तो रवि का नाम क्यों लिखे अब? ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया है बस हमें पजल करने के लिए, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं ना, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता लग गया है भाई कब हम किसी पर्सन का नाम लिखेंगे, कब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रवि का नाम नहीं लिखना, सीधा हमने क्या किया? गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदोगे 16 जनवरी को, तो भाई गुड्स खरीदोगे तो किस नाम से लिखा जाएगा? परचेजिज। अब कमजिन होगा इसलिए परचेजिज को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो परचेजिज अकाउंट डेबिट। और कैश से खरीदा है तो कैश क्या होगा? गोज आउट होगा, तो इसलिए कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कितने रुपए का माल हमने खरीदा था? 7,500 रुपए का। तो अमाउंट हम डेबिट वाला डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद नरेशन आप लिख लेना बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कब की है भाई? 17 जनवरी को। क्या किया? गुड्स सोल्ड टू राम। भाई हमने राम को माल बेचा है, कितने रुपए का? 8,000 रुपए का माल बेचा है। तो मैं कहूँ बच्चों उधार बेचा है कि नगद बेचा है? तो आप कहोगे भैया नाम तो दिया हुआ है लेकिन कैश सबका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो जब कैश ही का जिक्र नहीं है तो हम क्या मानेंगे? इसको उधार मानेंगे। और उधार मानोगे तो जिसको तुमने माल उधार बेचा है उसका तो नाम हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब तुमने देखो माल बेचा है, राम को बेचा है, तो कहीं ना कहीं तो राम का नाम लिखोगे क्योंकि उधार बेचा है। और दूसरा क्या किया है? गुड्स बेचा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में गुड्स का भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब राम किसी पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम आते ही पर्सनल अकाउंट ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला बताया था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम को माल बेचोगे तो राम रिसीवर होगा कि गिवर होगा? रिसीवर होगा, तो राम को डेबिट कर देंगे। और गुड्स क्या होगा? बिजनेस से में कमजिन होगा कि गोज आउट होगा? गोज आउट होगा, तो गुड्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस याद रखना है बच्चों, गुड्स को खरीदोगे तो परचेज नाम और बेचोगे तो सेल्स नाम लिखा जाए, मतलब गुड्स की जगह सेल लिखना है। तो एंट्री क्या बनी भाई? राम को डेबिट और सेल को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो भाई हमने 17 जनवरी को माल बेचा है, तो 17 जनवरी को हम क्या एंट्री बनेगी भाई? राम को डेबिट करना है,
राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और माल कितने का खरीदा था, माल हमने सॉरी माल उसको कितने का बेचा है, 8,000 रुपए का, तो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 8,000 रुपीज। अब राम भी किसी पर्सन का नाम है, इसलिए मैंने इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो कब की है भाई, 18 जनवरी को। क्या किया, राम रिटर्न गुड्स, भाई राम ने माल वापस कर दिया, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया। तो अब क्या एंट्री बनेगी, तो भाई उसने माल हमें 18 तारीख को वापस किया है, डेट लिख देना यहाँ पे। अब जब तुमने राम को माल बेचा था तो क्या एंट्री की, भाई राम डेबिट टू सेल्स। अब जब वो माल वापस कर देगा तो रिवर्स एंट्री, भाई सेल को डेबिट कर देना, सेल्स को क्या कर देना, डेबिट कर देना, और राम को क्रेडिट कर देना। बस सेल के साथ एक शब्द जोड़ देना है, क्या, रिटर्न। सेल के साथ एक शब्द और क्या जोड़ देंगे, रिटर्न। तो भाई कितने रुपए का माल वापस किया है, 2,000 रुपए का माल वापस उसने किया है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बनेगी। उसके बाद नरेशन लिख देना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और आखिरी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वो कह रहा है भाई रेंट पेड। भाई 27 तारीख को तुमने क्या किया है, रेंट की पेमेंट की, वो भी कितने रुपए, 500 रुपए पेमेंट किए। अब बताओ रेंट कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, तो भाई रेंट क्या किसी पर्सन का नाम है, नहीं। क्या ये एसेट्स होती है, नहीं। तो ये बच क्या गई, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में ही तो खर्चा इनकम आता है, तो रेंट पे करोगे, रेंट पे करोगे। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो तो डेबिट कर दो। तो रेंट एक्सपेंसेस है ना, तो रेंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाए। और दूसरा तुमने पेड किया, देखो ये नहीं लिखा था इसमें बच्चों, यहाँ पे ये नहीं लिखा क्या चीज हमने पे किया, बस ये पता है भाई हम पे क्या करते हैं, भाई कैश ही तो पे करते हैं। तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट का यही तो फॉर्मूला है, कम्स इन हो तो डेबिट कर दो और गोज आउट हो तो क्रेडिट कर दो। अब गोज आउट होगा तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेंट को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, बस यही जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर दो। तो भाई हमने 27 जनवरी को रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद नरेशन लिख देना, और कितने रुपए पेड किया था हमने रेंट का, 500 रुपए। उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, अकाउंट में हर एक अकाउंट को आखिरी में क्लोज किया जाता है, तो जर्नल एंट्री को भी क्लोज किया जाए। तो क्लोज करने का क्या तरीका है, भाई डेबिट साइड का जो भी टोटल है उसको डेबिट साइड लिख देना, और क्रेडिट साइड का जो भी टोटल है उसको क्रेडिट साइड लिख देना। तो भाई बच्चों मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया, भाई डेबिट साइड का टोटल भी 1,18,000 रहेगा, और क्रेडिट साइड का भी टोटल भी 1,18,000 ही आएगा। और दोनों का टोटल सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर रखा है, गड़बड़ कर रखा है, दोबारा से जाओ। आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों,